सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, यह क्लास जेपीएससी मेंस पेपर 5 यानी कि इकोनॉमिक्स की क्लास हो रही है, जिसमें हम लोग धारणीय विकास को शुरू किए थे और आज की क्लास में हम इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, उसके थ्रू आप ऐड हो सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, धारणीय विकास की सामाजिक, आर्थिक एवं वातावरणीय संकल्पना का विश्लेषण करें। यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोग को तीन चीज़ के साथ डील करना है कि जो सतत विकास है या फिर धारणीय विकास या फिर संपोषणीय विकास, इसकी जो सामाजिक संकल्पना है, आर्थिक संकल्पना है या फिर वातावरणीय संकल्पना है, उसके बारे में। तो सबसे पहला चीज़ कि धारणीय विकास या फिर संपोषणीय विकास या फिर सतत विकास आखिर है क्या। तो हम लोग के विकास के क्रम में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही धारणीय विकास कहलाता है। तो धारणीय विकास विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण एवं भविष्य की आवश्यकताओं के लिए संसाधनों का संरक्षण पर आधारित है। यानी कि हम लोग को पर्यावरण संरक्षण भी करना है और भविष्य की आवश्यकता के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करना है। यानी कि बोला जाए सतत विकास, तो सतत विकास क्या हो जाएगा कि सतत विकास यानी कि विकास के क्रम में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति धारणीय विकास को प्रस्तुत करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम लोग वर्तमान समय में संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर लेंगे, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी को भविष्य में मुसीबतों का सामना करना पड़े। इसके साथ ही साथ हम लोग को पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देना है। सामाजिक क्षेत्रों में धारणीय विकास समावेशी विकास के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। तो समावेशी विकास क्या है, इसको हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर ही है समावेशी विकास। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का सामाजिक क्षेत्र का जो धारणीय विकास होगा वो समावेशी विकास के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि समाज के वंचित, उपेक्षित एवं हास्यकृत वर्ग को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। तो सामाजिक संकल्पना में क्या आ जाएगा, तो सामाजिक क्षेत्र में धारणीय विकास समावेशी विकास के आधार पर परिभाषित है। और समावेशी विकास क्या बोलता है कि विकास इस प्रकार से करना है कि उसमें समाज के सभी प्रकार के सभी वर्गों को सम्मिलित किया जाए, चाहे वंचित हो, उपेक्षित हो या फिर हास्यकृत वर्ग हो, उनको समाज के मुख्य धारा में लाना है। यानी कि इसमें कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो वही कहलाता है समावेशी विकास। तो सामाजिक क्षेत्र में भी धारणीय विकास लगभग क्या हो जाएगा, समावेशी विकास ही हो जाएगा। सामाजिक क्षेत्र में सभी को आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सामाजिक धारणीयता का प्रमुख उद्देश्य है। अब लोगों को जो भी आवश्यकता है उन सबों को उपलब्ध कराना ही सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक धारणीयता का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। जैसे कि हो जाएगा स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, स्वच्छ पेयजल हो गया और आवास हो गया, या फिर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा तथा ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति सामाजिक धारणीयता के प्रमुख लक्षण के रूप में स्वीकार किए गए। यानी कि सामाजिक धारणीयता में समावेशिता के तत्वों को सम्मिलित किया गया है। और समावेशी विकास में क्या हो गया, वैसे लोग जो वंचित है या फिर उपेक्षित है या फिर हास्यकृत है, उन सबको समाज के मुख्य धारा में लाना है तथा उनका विकास करने के लिए जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, घर, अच्छा खान पान, ये सारा सुविधा उन लोग को उपलब्ध कराना ही धारणीय विकास का मतलब कि सामाजिक धारणीयता का प्रमुख लक्षण के रूप में स्वीकार किया गया। अब सेकंड है आर्थिक धारणीयता। तो आर्थिक धारणीयता में क्या हो गया कि मतलब कि हम लोग को विकास ऐसा करना है, मतलब कि पर्यावरण के अनुरूप विकास के प्रयास को ही इसमें स्वीकार किया गया था। और साथ ही साथ इसमें ग्रीन फाइनेंस की संकल्पना भी प्रभावी हुई थी। ग्रीन फाइनेंस बोलने का मतलब ये हो गया कि हम लोग को ऐसे परियोजना पर निवेश करना है जो अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता हो। तो वही क्या कहलाता है, ग्रीन फाइनेंस कहलाता है। तो आर्थिक धारणीयता क्या हो गया, तो आर्थिक धारणीयता अर्थव्यवस्था के सतत विकास को प्रस्तुत करता है, जबकि सामाजिक धारणीयता समावेशी विकास को प्रस्तुत करते थे। तो आर्थिक धारणीयता अर्थव्यवस्था के सतत विकास को प्रस्तुत करता है। और सतत विकास मतलब क्या हो गया कि सतत विकास क्या होगा कि जो भी हम लोग के पास संसाधन उपलब्ध है उसका उपयोग इस प्रकार से हम लोग करेंगे कि वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी को यानी कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए। तो जो हम लोग का सतत विकास के अंतर्गत आर्थिक धारणीयता है वो सतत विकास को प्रस्तुत करता है तथा इसके अंतर्गत पर्यावरण के अनुरूप विकास के प्रयासों को स्वीकार किया गया है। यानी कि विकास तो हम लोग को करना ही है, लेकिन इस प्रकार से विकास करना है जिससे कि पर्यावरण को भी क्षति ना पहुँचे। उदाहरण स्वरूप वर्तमान परिवेश में ग्रीन फाइनेंस की संकल्पना प्रभावी हुई है। ग्रीन फाइनेंस मतलब क्या हो गया कि ऐसी परियोजनाओं पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे कि
पर्यावरण को सकारात्मक रूप से या फिर अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता हो। तथा इसका उल्लेख यानी कि जो ग्रीन फाइनेंस है उसका उल्लेख सबसे पहली बार रियो+20 सम्मेलन में हुआ था और इसी परियोजना में निवेश जो अस्थायी अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है उसे ग्रीन फाइनेंस की संज्ञा दी गई है। यानी अस्थायी एवं सतत विकास वाले अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए किया गया निवेश ग्रीन फाइनेंस है। यानी कि आर्थिक धारणीयता में मुख्य रूप से ग्रीन फाइनेंस की संकल्पना को अधिक महत्व दिया गया है। यानी कि विकास तो हम लोग को इस प्रकार से करना है जिससे कि अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता हो। अब क्या है कि यहीं पे एक आता है ग्रीन जीडीपी करके आता है। आर्थिक क्षेत्र में ग्रीन जीडीपी की संकल्पना धारणीय विकास को ही प्रदर्शित करता है। तो ग्रीन जीडीपी क्या हो गया कि जैसे कि जितना भी हम लोग का आर्थिक समृद्धि हो रहा है उस आर्थिक समृद्धि में पर्यावरण को जितना हानि हो रहा है वह हानि को अगर हम लोग आर्थिक समृद्धि में सम्मिलित कर देते हैं, समाहित कर देते हैं, तो वही जीडीपी क्या कहलाता है हम लोग का ग्रीन जीडीपी कहलाता है। तो जो आर्थिक धारणीयता हो गया उसी में हम लोग का क्या आ गया ग्रीन फाइनेंस की संकल्पना उभर कर आई और ग्रीन जीडीपी की संकल्पना भी उभर कर आई है। तो क्योंकि इसके अंतर्गत पर्यावरण के अनुकूल आर्थिक समृद्धि की गणना की जाती है। यानी कि कुल जीडीपी में पर्यावरणीय क्षति को समाहित करते हुए शुद्ध आर्थिक समृद्धि को ग्रीन जीडीपी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फिर ग्रीन जीडीपी धारणीय विकास का महत्वपूर्ण आर्थिक आयाम है क्योंकि इसके माध्यम से ही पर्यावरण संतुलन के साथ आर्थिक विकास की संकल्पना प्रदर्शित होती है। यानी कि आर्थिक विकास तो करना है ही, उसके साथ साथ पर्यावरण संतुलन को भी बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि हम लोग आर्थिक विकास में इतना बिजी हो जाए कि पर्यावरण के महत्व को ही ना समझे, जो कि पहले हो चुका है। अब यहाँ पे वातावरणीय क्षेत्र, तीसरा चीज़, तो धारणीय विकास का सर्वप्रमुख क्षेत्र क्या है? वातावरणीय क्षेत्र है। तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि वातावरण से संबंधित दो चीज़ आ गया, एक ग्रीन फाइनेंस की संकल्पना उभर कराई और दूसरा ग्रीन जीडीपी की संकल्पना उभर कराई। तो कहीं ना कहीं वो सब वातावरणीय क्षेत्र से ही सम्मिलित है। तो धारणीय विकास का सर्वप्रमुख क्षेत्र वातावरणीय क्षेत्र है तथा जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, ओजोन परतों का क्षरण, वातावरणीय प्रदूषण धारणीय विकास की प्रमुख समस्याएं हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि धारणीय विकास क्या बोलता है कि हम लोग को इस प्रकार से विकास करना है कि मतलब संसाधनों का इस प्रकार से दोहन करना है, इस प्रकार से प्रयोग करना है कि भविष्य की पीढ़ी को उसका नुकसान न उठाना पड़े। तो हम लोग संसाधनों के प्रयोग इस प्रकार से किए हैं जिससे कि बहुत सारी समस्या अभी सामने आने लगी है। जैसे कि सबसे प्रमुख हो गया जलवायु परिवर्तन हो गया, वैश्विक तापन हो गया, या फिर ओजोन परत का क्षरण भी होने लगा है। तो ये सब धारणीय विकास का प्रमुख समस्या हो गया। यानी कि विकास के क्रम में उत्पन्न जो समस्या है यही सब हो गया। और विकास के क्रम में प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन तथा पर्यावरण की अपेक्षा के फलस्वरूप पर्यावरण एवं वातावरणीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई। यानी कि हम लोग विकास के क्रम में इतना बिजी हो गए कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करने लगे तथा जो भी पर्यावरण जो भी है उसका हम लोग नज़रअंदाज करते गए, जिसके परिणाम स्वरूप ही आज हम लोग को जलवायु परिवर्तन ये सारा घटना नज़र आने लगी है और पर्यावरण असंतुलन की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। तथा प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण की स्थिति अत्यधिक गंभीर हुई है। ग्रीन हाउस गैसों के असीमित उत्सर्जन के कारण वैश्विक तापन की स्थिति कायम हुई है तथा पृथ्वी पर जीवन के लिए ये समस्याएं अति भयंकर समस्या के रूप में प्रदर्शित हुई है। अब धारणीय विकास की संकल्पना जीवन के सभी क्षेत्रों में सतत एवं अस्थायी समृद्धि से संबंधित है। यानी कि सतत विकास होना चाहिए लेकिन अस्थायी भी होना चाहिए। तथा इस संकल्पना में सामाजिक, आर्थिक एवं वातावरणीय परिप्रेक्ष्य में अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। तो हम लोग तीनों पढ़ लें कि सामाजिक विकास में, सामाजिक संकल्पना में क्या आ गया, तो उसमें समावेशीता के तत्व को सम्मिलित किया गया। आर्थिक में क्या आ गया था हम लोग का, तो उसमें पर्यावरण को भी ध्यान में रखना था और वातावरण में भी हम लोग को बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी। यानी कि वातावरण क्षेत्र में भी जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान जैसी समस्याएं नजर आने लगी थी। तो ये तीनों चीज़ को काफ़ी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। लेकिन इसका सर्वप्रमुख पहलू प्रकृति, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन है। लेकिन इन तीनों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया प्रकृति, पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना। धारणीय विकास के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान पर नियंत्रण, प्रदूषण सुरक्षा, वनीकरण, जल सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा तथा जनसंख्या एवं नगरीय प्रबंधन इत्यादि के संरक्षण के लिए इन सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। और धारणीय विकास की संकल्पना एक
एकीकृत संकल्पना है। यानी कि इसमें जो ये तीनों चीज़ हो गए कि आर्थिक धारणीय विकास, सामाजिक धारणीय विकास और वातावरणीय धारणीय विकास, इन तीनों चीज़ को सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत विकास के समग्र आयाम समाहित हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ विकास करें तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग पैसे के पीछे ही पागल हो जाए। हम लोग को पर्यावरण को भी ध्यान देना है, अपने पोषण तत्वों को भी ध्यान देना है, या फिर जो भी हम लोग विकास की वजह से जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है उन सभी को हम लोग को ध्यान देना है। यानी कि विकास के हर आयाम को इसमें समाहित किया गया है। लेकिन वातावरणीय धारणीयता इसका प्रधान तत्व है, क्योंकि वातावरण अगर सही रहेगा तो ही हम लोग सही से रह पाएंगे। तो जो हम लोग का ये क्वेश्चन था कि धारणीय विकास की सामाजिक, आर्थिक और वातावरणीय संकल्पना का विश्लेषण करें, तो हम लोग तीनों को देख लें कि सामाजिक धारणीयता विकास, सामाजिक संकल्पना क्या है, आर्थिक संकल्पना क्या है और वातावरणीय संकल्पना क्या है, जिसमें से वातावरणीय संकल्पना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, भारत में धारणीय विकास की नीति एवं रणनीति की रूपरेखा का विस्तृत करें। अब भारत में धारणीय विकास का क्या नीति है, यानी कि भारत में सतत विकास का क्या नीति है और रणनीति क्या है, इसके रूपरेखा के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। तो धारणीय विकास के लिए 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन यानी कि रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था, तथा वैश्विक सम्मेलन में भारत द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। यानी कि धारणीय विकास के लिए 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन आयोजन हुआ था, जिसमें भारत के द्वारा भी इसमें प्रतिनिधित्व किया गया था। और 2012 यानी कि 20 साल बाद में रियो +20 सम्मेलन में भारत की भागीदारी महत्वपूर्ण थी, तथा इस सम्मेलन में सतत विकास के लिए लक्ष्यों को प्रस्तावित किया गया। यानी कि 2012 में जो रियो डी जेनेरो में जो सम्मेलन हुआ उसमें भारत की भागीदारी भी थी, और प्लस उसमें सतत विकास के जो लक्ष्य होंगे उसको भी प्रस्तावित किया गया था। तथा 2015 में पेरिस समझौते के तहत 17 लक्ष्यों के अंतर्गत सतत विकास के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। तो सबसे पहला धारणीय विकास के लिए 1992 में रियो डी जेनेरो में आयोजन हुआ था, तथा फिर से 2012 में रियो +20 सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत की भागीदारी भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इनका जो लक्ष्य था उनको प्रस्तावित किया गया। और फिर 2015 में पेरिस समझौता में 17 लक्ष्यों को सतत विकास के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। अब भारत में SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सतत विकास के लक्ष्य। तो भारत में सतत विकास के लक्ष्यों के रूप में लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि जो भी पेरिस समझौता 2015 में हुआ था उसके तहत जो 17 लक्ष्यों को स्वीकार किया गया था उनको प्राप्त करने के लिए भारत व्यापक प्रयास कर रहे हैं, तथा प्राथमिक विद्यालय में नामांकन के लिए लैंगिक समता स्तर, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, गरीबी उन्मूलन इत्यादि के क्षेत्र में तीव्र गति से लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर है। ये जो 17 लक्ष्य हैं, यानी कि पेरिस समझौता में जो 17 लक्ष्य को सतत विकास के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है, ये 17 लक्ष्य हम लोग पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत व्यापक प्रयास कर रहे हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया अपेक्षित धीमी है। यानी कि जो गरीबी उन्मूलन हो गया या फिर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, ये सारे क्षेत्र में गति जो है वो काफ़ी तीव्र है, लेकिन इसके अलावा जो भी क्षेत्र हो गए उनकी सुधार प्रक्रिया काफ़ी धीमी है। भारत में पर्यावरणीय क्षेत्र की चुनौतियाँ विषम रही है, तथा पर्यावरण रिपोर्ट में 5 मुद्दों को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया गया। तो भारत में जो पर्यावरण क्षेत्र है वे विकट रहे हैं, तथा मुख्य 5 चीज़ों को इसमें स्वीकार किया गया। पहला आ जाएगा जलवायु परिवर्तन, दूसरा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, तीसरा जल प्रदूषण जल सुरक्षा, चौथा हो जाएगा ऊर्जा सुरक्षा, और 5वां हो जाएगा नगरीकरण का प्रबंधन, यानी कि सुरक्षित कैसे रखना और साफ कैसे रखना। तो ये सारा 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हो गया जिनको पर्यावरण रिपोर्ट में स्वीकार किया गया था। अब है कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए घरेलू स्तर पर सरकार की कुछ योजनाएं होती हैं। तो जैसे कि हो गया INDC, सरकार की वे योजनाएं हैं जो घरेलू स्तर पर जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाती है, तथा इन योजनाओं की सूचना UNFCCC को प्रेषित की जाती है। तो घरेलू स्तर पर बहुत सारी योजनाएं होती है जिससे कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। अब है कि भारत द्वारा INDC रिपोर्ट 2015 से पूर्व ही सौंप दी गई थी। यानी कि जो 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ उससे पहले ही INDC की रिपोर्ट को भारत सरकार के द्वारा सौंप दिया गया था, तथा इसके अंतर्गत
निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया, जैसे कि पर्यावरण संतुलन एवं स्वच्छता के मार्ग का पालन करना, 2030 तक कार्बन उत्सर्जन क्षमता को 2005 के स्तर से 1/3 कमी करना, यानी कि जो 2005 में था उससे 1/3 कम करना 2030 तक का लक्ष्य रखा गया था। फिर 2030 तक जीवाश्म ईंधन के उपयोग को 40% कम करना, यानी कि जो हम लोग पेट्रोल डीजल का यूज कर रहे हैं उसको लगभग 2030 तक 40% कम करना इसका लक्ष्य रखा गया। फिर कार्बन सिंक। कार्बन सिंक मतलब क्या हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड को किस प्रकार से ख़त्म करेंगे उसकी प्रक्रिया। तो कार्बन सिंक के लिए 2030 तक अतिरिक्त वन एवं वृक्षादन को विस्तृत करना, ताकि 2.5 से 3 अरब टन अतिरिक्त कार्बन सिंक का क्षेत्र विकसित किया जा सके। यानी कुल मिला के हम लोग इतना जंगल यानी कि इतना पेड़ पौधा लगा देंगे कि जितना कि कार्बन उत्पन्न हो रहा है उसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए असुरक्षित क्षेत्र जैसे कि जल संसाधन वाले क्षेत्र हो गए, हिमालय क्षेत्र हो जाएगा, तटीय क्षेत्र हो जाएंगे, स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन इत्यादि के विकास कार्यक्रम में निवेश को बढ़ाकर इन्हें जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाना। यानी कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जो भी हम लोग का जल संसाधन का क्षेत्र हो गया या फिर हिमालय क्षेत्र हो गए या फिर तटीय क्षेत्र हो गए, तो ये सब और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब चीज़ में फंडिंग को बढ़ाना है, जिससे कि हम लोग को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाया जा सके। क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से हम लोग का ग्लेशियर पिघलने लग रहा है, जिससे कि तटीय क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, तटीय क्षेत्र में पानी की मात्रा वो भी बढ़ते जा रही है। तो ये सब का फंडिंग करके ये सब पे कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा। फिर क्षमता निर्माण करने तथा भविष्य के लिए उपयुक्त तकनीक विकसित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास पर बल देना। फिर अब भारत के समक्ष निर्धनता, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, कुपोषण एवं पर्यावरण क्षरण इत्यादि की समस्या विकराल रूप में विद्यमान है, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में ये सब विद्यमान है। तथा ऊर्जा के क्षेत्र में पर्यावरण हितैषी ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है। यानी कि पर्यावरण के हित में ऊर्जा को प्राप्त करना है, मतलब कि हम लोग को इस प्रकार के ऊर्जा का उपयोग करना है जिससे कि पर्यावरण पे कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो जो INDC का रिपोर्ट था वो 2015 में ही भारत सरकार के द्वारा सौंप दिया गया था, जिसके तहत बहुत सारे बिंदु पर ध्यान दिया गया, जैसे कि हो गया कि पर्यावरण संतुलन हो गया, या फिर स्वच्छता के मार्ग का पालन करना है, 2030 तक कार्बन के उत्सर्जन को काफ़ी अधिक कम करना है, गैर जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग को 40% तक कम करना है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। इसके अलावा क्या हो गया कि मतलब कि ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करने के लिए, यानी कि उस प्रकार के ऊर्जा को हम लोग को प्राप्त करना है जिससे कि पर्यावरण पर प्रभाव कम पड़े। तो उसके लिए कुछ महत्वाकांक्षी योजना है जो कि इस प्रकार से है। तो 2022 तक पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट तथा सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया गया है तथा इसके माध्यम से सौर ऊर्जा के संपर्क में एक सुनियोजित एवं साझा दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया। तो ये जो है भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय हरियाणा में है। और जैविक संसाधनों से ऊर्जा प्राप्ति के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी को अपनाने पर बल दिया गया। फिर जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशन लागू किया गया है, जिसमें कृषि, जल एवं क्रमिकी के अनुकूलन पर विशेष बल दिया गया है। तो ये सब कुछ पॉइंट हो गया जो कि हम लोग का पर्यावरण हितैषी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए योजनाएं हैं। फिर आता है कि जलवायु परिवर्तन के बीच परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना NAPCC यानी कि नेशनल प्लानिंग फॉर क्लाइमेट चेंज एक प्रमुख घटक है तथा जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया। यानी कि NAPCC का गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अनुकूलन, समन्वय तथा क्षमता निर्माण के संबंध में महत्वपूर्ण सलाह एवं सिफारिश देना। फिर इसी प्रकार से जिस प्रकार से NAPCC हो गया राष्ट्रीय स्तर पर, उसी प्रकार से SAPCC यानी कि स्टेट प्लानिंग फॉर क्लाइमेट चेंज, तो राज्य कार्य योजना SAPCC का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य समझित जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए संभावित क्षमता विकसित करना तथा क्षेत्रीय गतिविधियों को क्रियान्वित करना। तो सेंट्रल लेवल पे NAPCC का गठन किया गया है, जिससे कि जलवायु परिवर्तन ये सब के लिए अनुकूलन क्षमता विकसित किया जाए। और राज्य स्तर पर SAPCC का गठन किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना और संभावित क्षेत्रों को विकसित करना।
तो ये सब हो गया इन दोनों का, यानी कि NAPCC और SAPCC का मुख्य उद्देश्य। इसके अलावा है तो ये सब जो भी हम लोग अभी तक पढ़े, ये सब क्या हो गया कि सरकार की क्या क्या रणनीति होगी। अब जो होगा कि हम लोग का सरकार का रणनीति और रूपरेखा किस प्रकार से होगा उसको देखते हैं। तो 2015 से 16 में जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष का निर्माण किया गया तथा 2015-16 तथा 16-17 के बजटीय प्रावधान से कुल 1350 करोड़ आमंत्रित किए गए। तो जो भी पैसा आया उसका मुख्य उद्देश्य क्या हो गया कि राज्य एवं केंद्र में जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने वाली योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। यानी कुल मिला के राज्य और केंद्र में जो भी हम लोग का जलवायु परिवर्तन आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए ही सहायता प्रदान करना। और भारत में कोयले के ऊपर उपकर और जैसे कि पेट्रोल पर भी लगाया गया है तथा यह राशि राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष में संग्रहित की जाती है। यानी कुल मिला के हम लोग को जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर क्षमता निर्माण करना, यानी कि किस प्रकार से हम लोग को आपदा को हम लोग रोक सकते हैं। तो ये सब के लिए जो भी पैसे की आवश्यकता होती है उसके लिए 1350 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था। प्लस जो भी कोयला हो गया या फिर पेट्रोल, ये सब पर उपकर लगाकर इसको स्वच्छ ऊर्जा कोष में संग्रहित किया जाता है और इसका प्रयोग स्वच्छ ऊर्जा और अनुसंधान की गतिविधि को आर्थिक सहायता के रूप में किया जाता है। अब अक्षय ऊर्जा, तो ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग अक्षय ऊर्जा यानी कि वैसा ऊर्जा जो हम लोग को ख़त्म कभी नहीं होगा, जैसे कि हो गया सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। तो अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक अपनी ऊर्जा तक अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य 160 गीगावाट से बढ़ाकर 175 निर्धारित किया गया था, जिसमें से 100 गीगावाट जो है वो हम लोग का सौर ऊर्जा से प्राप्त होगा, 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से, 10 गीगावाट बायोमास ऊर्जा से और 5 गीगावाट पन बिजली ऊर्जा से प्राप्त होगा। इसके अलावा आ गया नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए 2015 में रेनवेस्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक समुदाय को भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने के लिए आकर्षित करना था। तो नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए 2015 में रेनवेस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि वैश्विक समुदाय यानी कि विदेशी कंपनियों को भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र को डेवलप करने के लिए आकर्षित किया जा सके और इसके माध्यम से कई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा अपतटीय क्षेत्र में ऊर्जा प्राप्त करने पर विशेष बल दिया गया तथा अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिला। तथा अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए अक्षय ऊर्जा के परियोजनाओं को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करने का निर्देश दिया गया। अब जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, पूरा विश्व इस समस्या से गुजर रहा है, इसका सामना कर रहा है तथा इसे नियंत्रित करने के लिए वैश्विक प्रयास सतत रूप से अग्रसर है और पूरा विश्व इस समस्या से निपटने के लिए लगा हुआ है। घरेलू स्तर पर भी जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए कई योजना, कार्यक्रम एवं रणनीति को बनाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, मृदा सुरक्षा एवं नगरीय प्रबंधन इत्यादि को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में स्वीकृत किया गया है। यानी कि जो खाद्य सुरक्षा हो गया, जल, ये सबको प्राथमिकता वाली जगह में, प्राथमिकता क्षेत्र में रखा गया। तो हम लोग का जो क्वेश्चन था कि सतत विकास का जो नीति हो गया, रणनीति हो गया और रूपरेखा हो गया, उसके बारे में चर्चा करना था, विवेचना करना था। यहाँ पे विवेचना, तो 3 चीज़ था कि नीति क्या होगा, रणनीति क्या होगा, रूपरेखा क्या होगा। तो जैसे कि हम लोग तीनों चीज़ को कंप्लीट कर लिए कि ये जो सारा चीज़ हो गया ये कंप्लीट, ये सब क्या हो गया, हम लोग का नीति क्या होगा और रणनीति क्या होगा। प्लस आगे हम लोग का फिर यहाँ पे ये जो पूरा पोर्शन था ये हम लोग का हो गया, रणनीति जो था वो हो गया, और नीचे का जो पोर्शन हो गया हम लोग का कि रणनीति और रूपरेखा क्या होगा वो। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन था हम लोग का कि नीति क्या होगा, रणनीति क्या होगा और रूपरेखा क्या होगा, वो सारा तीनों फैक्टर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब इस चैप्टर का एक आखिरी क्वेश्चन बचा है कि धारणीय विकास का मौलिक अवधारणा के सिद्धांतों का वर्णन करें। यानी कि धारणीय विकास का जो सिद्धांत है, मौलिक सिद्धांत है, उसके बारे में बताना है और साथ ही साथ संपोषणीय विकास यानी कि धारणीय विकास और गैर संपोषणीय विकास के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। तो हम लोग सबसे पहला धारणीय विकास का डेफिनेशन क्या था कि धारणीय विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें
जो भी हम लोग के पास संसाधन उपलब्ध है उसका प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा कि वर्तमान आवश्यकता को तो पूरा करना ही करना है, साथ ही साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाए। तो संपोषणीय विकास की मौलिक अवधारणा निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। जैसे पुनर्नवीकरणीयता, इसमें क्या हो गया कि नवीकरणीय संसाधन जो भी है हम उनका पुनर्जनन की दर के बराबर या उससे कम उपभोग करने से संसाधनों का सतत विकास संभव है। यानी कि जैसे कि हम लोग के पास जितना संसाधन है या तो हम लोग उतना संसाधन का उपयोग कर ले या तो उससे कम संसाधन का उपयोग करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो ही संसाधनों का सतत विकास संभव हो पाएगा। फिर अनुकूलनता, तो संपोषणीय विकास पर्यावरण के प्रति अनुकूलन की क्षमता रखता है। हम लोग पढ़े कि वहाँ पे ग्रीन जीडीपी की संकल्पना उभर कर आई थी और साथ ही साथ वहाँ पे ग्रीन फाइनेंस की संकल्पना भी उभर कर आई थी। तो यानी कि कुल मिला के पर्यावरण के प्रति अनुकूलन का बात कर रहा था वहाँ पे। तो संपोषणीय विकास पर्यावरण के प्रति अनुकूलन की क्षमता रखता है तथा वर्तमान प्राकृतिक संसाधनों को क्षति पहुँचाए बगैर दबावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होता है तथा नवाचारों एवं शोध तथा अनुसंधानों के माध्यम से उत्तरजीविता एवं पुनर्निर्माण में सक्षम होता है। यानी कुल मिला के अनुकूलनता में हम लोग को बताया गया क्या कि प्राकृतिक संसाधनों को क्षति पहुँचाए बगैर हम लोग को विकास पर जोर दिया गया। फिर अंतर्निर्भरता, अंतर्निर्भरता मतलब क्या हो गया कि समाज की संपोषणीय समाज एक दूसरे के साथ अंतर्निर्भर एवं अंतर संबंधित होते हैं तथा किसी देश अथवा समाज को क्षति पहुंचाकर विकास पर बल नहीं देता है। यानी कोई भी देश दूसरे देश के संसाधनों के आयात एवं अपने देश के अपशिष्ट पदार्थों के निर्यात पर बल नहीं देता। यानी कि हम लोग को ऐसा नहीं करना है कि हम लोग विदेश से जो भी प्राकृतिक संसाधन है उन्हें अपने देश में मंगा रहे हैं और अपना विकास कर रहे हैं, लेकिन अपना देश का जो अवशिष्ट पदार्थ है उनको हम विदेश में निर्यात कर दे रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा प्रतिस्थापन, यानी कि धारणीय विकास गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा प्रतिस्थापन को सुनिश्चित करता है। जैसे कि जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के स्थान पर हम लोग सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, पवन ऊर्जा का प्रयोग करेंगे या फिर ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये सबको प्रयोग करेंगे इत्यादि के प्रतिस्थापन संपोषणीय विकास के प्रतीक हैं। फिर संस्थागत प्रतिबद्धता, तो इसके अंतर्गत राजनीतिक, संवैधानिक और विधिक संस्थाओं द्वारा संपोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न किया जा रहा तथा संपोषणीय विकास के प्रति जागरूकता प्रसारित किया जा रहा। तो ये जो 5 पॉइंट हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया कि सतत विकास का मौलिक अवधारणा के क्या क्या सिद्धांत है वो सब हो गया। जैसे कि पुनर्नवीकरणीयता हो गया, अनुकूलनता हो गया, अंतर्निर्भरता, प्रतिस्थापन और संस्थागत प्रतिबद्धता। अब है कि इसके यानी कि संपोषणीय विकास और गैर संपोषणीय विकास में क्या अंतर है उसको देख लेते हैं। तो संपोषणीय विकास के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा, मृदा संरक्षण, पुनर्नवीकरणीयता, पुनर्चक्रण, जैविक कृषि इत्यादि पर बल दिया जाता है तथा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के विशेष उपाय किए जाते हैं एवं नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि दर तथा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन पर विशेष बल दिया जाता है। अब इसके बीच में अंतर क्या है, तो संपोषणीय विकास और गैर संपोषणीय विकास। संपोषणीय विकास में क्या बोला जाता है कि पृथ्वी पर संसाधन जो सीमित मात्रा में है और इसका प्रयोग भविष्य को देखते हुए किया जाना चाहिए। जबकि गैर संपोषणीय विकास में क्या बोला जाता है कि पृथ्वी पर संसाधन असीमित मात्रा में है और इसका विकास के लिए अधिकतम दोहन किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि नवीकरणीय संसाधनों के प्रयोग से अथवा पुनः चक्रण से संसाधनों के क्षय को नियंत्रित किया जाना चाहिए। जबकि ये दूसरा गैर नवीकरणीय संसाधन क्या बोलता है कि यदि किसी स्थल में अगर संसाधन समाप्त हो जाते हैं तो हमें वैसे स्थल को ढूंढना चाहिए जहाँ पर संसाधन उपलब्ध हो। तीसरा पॉइंट है कि जीवन की गरिमा भौतिक संपत्ति पर निर्भर नहीं है। ऐसा बोलना है कि सतत विकास का, यानी कि संपोषणीय विकास का मानना है कि जो जीवन की गरिमा है वो सिर्फ भौतिक संपत्ति पर ही निर्भर नहीं है। जबकि गैर संपोषणीय विकास का क्या कहना है कि भौतिक संपत्ति ही जीवन को बेहतर बना सकती है। चौथा हो गया कि सतत विकास में जो परियोजना की जो लागत है, परियोजना की लागत में बाह्य लागत यानी कि पर्यावरण एवं स्वास्थ्य नुकसान को भी शामिल किया गया है। तो हम लोग देख ही रहे हैं कि पर्यावरण को शामिल किया ही गया है। तो सतत विकास में जो परियोजना लागत जो भी होता है उसमें हम लोग को स्वास्थ्य से संबंधित और पर्यावरण को जो नुकसान होता है उसको भी शामिल किया जाता है। जबकि गैर संपोषणीय विकास में या फिर गैर सतत विकास में ऐसा नहीं है। तो परियोजना की लागत में सिर्फ आंतरिक तत्व यानी वस्तु, ऊर्जा एवं श्रम को ही शामिल किया जाता है। इसमें पर्यावरण का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। और आखिरी पॉइंट है मानव प्रकृति का अंग है अतः प्रकृति के नियमों का पालन करना अनिवार्य है, ऐसा संपोषणीय विकास में कहा गया है। जबकि गैर संपोषणीय विकास में क्या बोला गया है, तो मानव प्रकृति से अलग
प्रकृति का श्रेष्ठतम कृति है, यानी कि यहाँ पे मानव को प्रकृति से अलग बताया गया है और प्रकृति का श्रेष्ठतम कृति भी बताया गया। ये हो गया हम लोग का संपोषणीय और गैर संपोषणीय विकास का अंतर। जिस प्रकार से क्वेश्चन में 2 चीज़ पूछा गया था कि मौलिक अवधारणा क्या है और दोनों के बीच अंतर क्या है, तो वो कंप्लीट हो जाता है। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग 5 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। तो जो चैप्टर 4 था हम लोग का धारणीय विकास से संबंधित, उससे हम लोग 5 चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। अब जो क्वेश्चन होगा यही 5 क्वेश्चन से मिला के एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, जैसे कि धारणीय विकास क्या है या फिर धारणीय विकास से क्या अभिप्राय है तथा इसकी विशेषता एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डालें एवं तथा इनके बीच में अंतर स्पष्ट करें। या फिर कुल मिला के इतना है कि यही 5 क्वेश्चन से मिला के एक क्वेश्चन हम लोग को पूछ देगा। हो सकता है कि ग्रीन फाइनेंस को ऐड कर दिया जाए। तो ये जो चैप्टर था वो हम लोग का पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग का अगला चैप्टर आता है चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 में क्या है, सबसे पहला कि इसमें पढ़ना है कि समावेशी विकास क्या है और 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास का नीति और रणनीति क्या था। यानी कि चैप्टर 5 में हम लोग को पढ़ना है समावेशी विकास है क्या और 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास की नीति क्या थी और रणनीति क्या थी। और इस चैप्टर में हम लोग 4 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। तो समावेशी विकास से क्या अभिप्राय है, समावेशी विकास की संकल्पना पर प्रकाश डालें। यानी कि सबसे पहला चीज़ कि समावेशी विकास का डेफिनेशन क्या है और आखिरकार समावेशी विकास कैसे आया, तो उसके बारे में यानी कि इसके संकल्पना के बारे में हम लोग को डील करना है। तो देखते हैं कि समावेशी विकास क्या है। साथ ही साथ सतत विकास हम लोग पढ़ लिए, तो सतत विकास और समावेशी विकास में डिफरेंस क्या है उसको भी देख लेंगे, जिससे कि ज़्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो समावेशी विकास विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि हम लोग को समावेशी विकास में भी तो विकास ही करना है, जो कि समाज के सभी वर्गों, ये ध्यान देना है कि समावेशी विकास में समाज के सभी वर्गों की बात किया जा रहा है, सभी वर्गों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। यानी कि समाज के वर्गों को विकास की प्रक्रिया में समान रूप से शामिल करना समावेशी विकास का मूल ध्येय है। यानी कि कुल मिला के समावेशी विकास में भी हम लोग को विकास करना है, लेकिन विकास में समाज के सभी वर्गों को, चाहे वंचित वर्ग हो, हास्याकृत वर्ग हो या फिर गरीब हो या फिर कोई भी हो, उसको समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है। यानी कि विकास की प्रक्रिया में इन लोग को समान तरीके से शामिल करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही वर्ग विकास करते रहे और समाज के कुछ वर्ग जैसे कि दलित, हास्याकृत या फिर गरीब, वंचित वर्ग, ये सब पीछे छूट जाए, ऐसा नहीं है। तो समावेशी विकास में सभी वर्गों को साथ में लेते लेते विकास करना है, यही हो गया समावेशी विकास का मूल ध्येय। जबकि अगर सतत विकास का बात किया जाए तो सतत विकास में क्या था कि हम अपनी ज़रूरतों को इस प्रकार से पूरा करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों को कोई दिक्कत या फिर कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। जबकि समावेशी विकास में विकास करना है, लेकिन साथ ही साथ समाज के सभी वर्गों को लेकर विकास करना है। तो ये दोनों हो गया समावेशी विकास और सतत विकास में अंतर। अब है सामान्य रूप से वृद्धि एवं विकास के संकल्पना में समावेशिता का तत्व शामिल होता है, लेकिन कुछ कारणों से विकास की प्रक्रिया में गैर समावेशी तत्व भी शामिल हो जाते हैं, जिससे वृद्धि अथवा विकास का पूर्ण लाभ समाज के निम्नतम वर्ग तक वितरित नहीं हो पाता। यानी कि विकास के क्रम में समावेशिता के तत्व तो शामिल होते ही हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से गैर समावेशिता के तत्व, यानी कि जिसमें कि हम लोग का जो गरीब हो गया, हास्याकृत या फिर वंचित वर्ग सम्मिलित नहीं हो पाते हैं और उन तक जो भी विकास का जो लाभ है वो लाभ सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है। 2000 के पश्चात आर्थिक सुधारों की समीक्षा के क्रम में यह प्रदर्शित हुआ कि सुधार प्रक्रिया में भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र एवं उच्च संपत्ति सृजन की ओर उन्मुख हुई, लेकिन इसका लाभ सभी वर्गों को समान रूप से नहीं हुआ। यानी कि 2000 में जो आर्थिक सुधार हुआ उसका समीक्षा जो है उसमें पता चला कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी तीव्र गति से संपत्ति सृजन की ओर बढ़ रही है, लेकिन इसका लाभ समाज के सभी वर्गों को एक जैसा नहीं हो रहा। इसमें हुआ क्या कि जो व्यक्ति अमीर थे, यानी कि जिनके पास संसाधन उपलब्ध थे, वे और अधिक अमीर होते चले गए और जो व्यक्ति गरीब थे वे और अधिक गरीब होते चले गए। यानी कि इन दोनों के बीच अमीरी और गरीबी का जो खाई था, जो क्षेत्रफल था, वो और भी अधिक बढ़ता चला गया। लेकिन इसका लाभ सभी वर्गों को समान रूप से नहीं हुआ, बल्कि साधन संपन्न वर्ग ही आर्थिक सुधारों का लाभ प्राप्त करने में सक्षम रहे। इस समीक्षा से यह महसूस किया गया कि समाज का एक बड़ा वर्ग सुधारों के लाभ से वंचित रहा। तो जो साधन संपन्न लोग थे वे और भी विकसित होते गए और जिनके पास साधन की कमी थी उनका स्थिति और भी दयनीय होती चली गई। तो ऐसा महसूस किया गया कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है
वे इन सुधारों के लाभ से वंचित रह रहे हैं तथा विकास के क्रम में यह वर्ग उपेक्षित रहा है। इसी पृष्ठभूमि के आधार पर समावेशी विकास के लिए सुविचारित नीति को अपनाया गया। तो 2000 में ऐसा महसूस किया गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तीव्र गति से विकास कर रही है, लेकिन इस विकास के क्रम में साधन संपन्न लोग और भी अधिक विकसित होते जा रहे हैं। और साथ ही साथ यह भी पाया गया कि एक बहुत बड़ा वर्ग सुधार का जो भी लाभ है उन लाभ से वंचित रह रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग का समावेशी विकास का जो पृष्ठभूमि था कि जो भी हम लोग का वंचित वर्ग है उसको विकास की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, तो वो सामने उभर कर आया और तत्पश्चात समावेशी विकास की संकल्पना भी हम लोग के पास आई। तो जो समावेशी विकास का जो पृष्ठभूमि था उसका संकल्पना था वो किस प्रकार से आया, आखिर ज़रूरत कैसे पड़ा, वो हम लोग को क्लियर हो चुका है। तो समावेशी विकास की संकल्पना 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही प्रभावी रूप से उभर कर सामने आई। यानी कि कुल मिला के समावेशी विकास के आने के पीछे का मुख्य वजह यह रहा कि 2000 के बाद जो था साधन संपन्न व्यक्ति अमीर होते चले गए, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग विकास की गति में काफ़ी पीछे रह गए। तो उन्हीं लोगों को वापस विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए समावेशी विकास को लाया गया, जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही प्रभावी रूप से उभर कर सामने आई थी। लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से समावेशी विकास के लिए जो स्पष्ट नीति था उसको स्वीकार किया गया। या हालांकि इसका नीति क्या होगा उसको क्लियर किया गया 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तथा वंचित वर्ग अथवा हास्याकृत वर्ग तथा सीमांत वर्गों के विकास पर विशेष बल दिया गया तथा विशेष रूप से SC ST, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं महिला वर्ग को विकास की प्रक्रिया में शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास को और अधिक महत्व दिया गया तथा योजना का मूल लक्ष्य के रूप में तीव्रतर, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास को स्वीकार किया गया। यानी कि मुख्य रूप से जो भी हास्यकृत वंचित वर्ग थे, यानी कि जैसे कि पिछड़ा वर्ग हो गया, अल्पसंख्यक वर्ग या फिर महिला वर्ग हो गया, तो मैक्सिमम यही सब पिछड़ जाते हैं हर चीज़ में। तो ये सबको शामिल किया गया, इस पर विशेष ध्यान दिया गया और 12वीं पंचवर्षीय योजना में हम लोग का समावेशी विकास को तीव्रतर, धारणीय और अधिक से अधिक समावेशी विकास के रूप में स्वीकार किया गया। तो समावेशी विकास एक व्यापक संकल्पना है। व्यापक संकल्पना ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें समाज के सभी वर्गों को सम्मिलित किया गया है, चाहे वो महिला वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, हास्याकृत हो या फिर कोई भी हो, हर किसी को इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी वर्गों का समान विकास की धारणा निहित है। समावेशी विकास प्रत्येक क्षेत्र में सभी वर्गों को संयुक्त कर एकीकृत विकास को प्रदर्शित करता है। यानी कि समावेशी विकास सभी वर्गों को एक साथ लेकर एक जैसा विकास के बारे में बात करता है। आरंभ में यह स्वीकार किया गया था कि तीव्र वृद्धि एवं विकास से समाज के न्यूनतम वर्ग की समस्या स्वयं समाधान हो जाएगी। यानी कि पहले ऐसा मानना था कि अगर हम लोग बहुत तीव्र गति से अगर वृद्धि करेंगे और बहुत तीव्र गति से अगर हम लोग विकास करेंगे तो जो न्यूनतम वर्ग की जो समस्या है, यानी कि न्यूनतम वर्ग में जो भी गरीबी है, जो भी समस्या है, वो सारा चीज़ अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ये सफल नहीं रहा। लेकिन वास्तविक रूप से यह अवधारणा विफल रही, क्योंकि विकास के क्रम में क्या हो गया कि जो संपन्न वर्ग थे, संपन्न वर्ग और अधिक संपन्न होते चले गए और सुविधाविहीन वर्ग जो थे वे और अधिक निर्धन होते चले गए तथा इस प्रक्रिया में अमीरी एवं गरीबी के बीच की खाई और अधिक चौड़ी होती चली गई। इस स्थिति में सिर्फ बुद्धि एवं विकास की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ कि अगर हम तीव्र गति से अगर वृद्धि एवं विकास, यानी कि तीव्र गति से जो हम लोग का संकल्प, हम लोग का क्या था उद्देश्य कि अगर हम लोग तीव्र गति से वृद्धि करेंगे और विकास करेंगे तो जो सुविधाविहीन वर्ग हैं वे अपने आप उनसे बाहर निकल जाएंगे। तो जो ये जो कंसेप्ट था उस पर हम लोग का क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया, क्योंकि ये सफल नहीं रहा तथा समावेशी विकास की संकल्पना पर बल दिया गया। अब समावेशी विकास के लिए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक नीतियों का नियोजन किया गया। तो समावेशी विकास में क्या हो गया कि समाज के सभी वर्गों के विकास पर बल दिया गया। तो इनके विकास करने के लिए बहुत सारी नीति बनाई गई, जिसमें से कुछ अल्पकालिक नीति थी, यानी कि कुछ कम समय के लिए, तथा कुछ दीर्घकालिक नीतियाँ थी। तो अल्पकालिक नीति के अंतर्गत वंचित, हास्याकृत, सीमांत वर्ग को उन्नत बनाने के लिए आरंभ की गई, जिसमें निम्नलिखित नीतियाँ प्रमुख थी। तो ये जो अभी नीति है ये सारा क्या हो जाएगा हम लोग का अल्पकालिक नीति हो जाएगा। जैसे कि खाद्य एवं पोषाहार सुरक्षा, जिससे हो गया मतलब कि खाना और पोषण से संबंधित जो भी योजना थे, जैसे कि अन्नपूर्णा योजना हो गया, अंत्योदय योजना हो गया, मध्याह्न भोजन योजना हो गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना हो गया। फिर स्वास्थ्य से संबंधित अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो गया, इंद्रधनुष मिशन हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, संपूर्ण स्वच्छता का अभियान हो गया और आशा योजना हो गया।
इन लोगों को घर अगर उपलब्ध कराना है तो उसके लिए इंदिरा आवास योजना हो गया, राजीव गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, झारखंड में अगवा आवास योजना चल रहा है। फिर चौथा हो जाएगा कि स्वच्छ पेयजल के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। शिक्षा का प्रसार करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आदर्श विद्यालय योजना, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना और एकलव्य विद्यालय योजना, ये सबको शुरू किया गया जिससे कि हास्याकृत वर्ग या फिर गरीब वंचित वर्गों को शिक्षा मिल सके। फिर अल्पकालिक नीति के दो प्रमुख दोष भी हैं। तो कोई भी नीति होगा तो उसका कुछ पॉजिटिविटी भी होगा और कुछ नेगेटिविटी भी होगा। तो इसका दोष क्या हो गया कि ये जो नीति थे ये सब अनुदान प्रणाली पर ही आधारित है, यानी कि फंडिंग होगा तो ही ये नीति चालू होगा, और अगर फंडिंग होगा तो उससे क्या होगा, राजकोषीय घाटा में निरंतर वृद्धि होगी। और यह नीति सहायता कार्यक्रम की नीति है, यानी इन नीतियों के माध्यम से लक्षित वर्गों को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता। लक्षित समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीर्घकालिक नीतियों को अपनाने पर बल दिया गया। यानी कि जो हम लोग का अल्पकालिक नीति था उसमें मुख्य समस्या क्या आ गया कि जो भी टारगेटेड वर्ग थे, लक्षित वर्ग थे, उसको आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता। तो आत्मनिर्भर यानी कि इन वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग को दीर्घकालिक नीति की आवश्यकता पड़ी। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रयासों को मौलिक प्रयास के रूप में स्वीकार किया गया, जैसे कि गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन की योजना तथा अतिरिक्त रोजगार सृजन का प्रयास। यानी कि गरीबी और बेरोजगारी को हम लोग जड़ से अगर ख़त्म कर देंगे और अधिक से अधिक रोजगार का सृजन का प्रयास करेंगे तो ये जो वर्ग होंगे वो सारे, यानी कि जो हास्याकृत वर्ग होंगे या फिर जो वंचित वर्ग होंगे, वे कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनेंगे। सभी प्रकार के शैक्षणिक विकास की योजना, शिक्षा का व्यवसायीकरण तथा व्यावसायिक एवं रोजगार उन्मुखी शिक्षा पर अधिक बल देना। यानी कि ऐसा नहीं कि बस हम लोग पढ़ लिए, इस प्रकार का शिक्षा देंगे कि वे आगे जाके खुद से कुछ कर सके, और स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। तो ये सब हो गया दीर्घकालिक योजना, जिससे कि हास्याकृत वर्ग या फिर वंचित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अभी वर्तमान काल में समावेशी विकास के अंतर्गत कौशल विकास पर अत्यधिक बल दिया गया है। तो क्योंकि अगर कौशल विकास यानी कि अगर हम लोग के पास स्किल रहेगा किसी भी काम को करने के लिए, तो हम लोग खुद ब खुद कोई ना कोई काम कर लेंगे या फिर काम ढूंढ लेंगे। तो समावेशी विकास के अंतर्गत वर्तमान समय में कौशल विकास पर अधिक बल दिया गया है। वर्ष 2000 तथा 2008-9 में कौशल विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से लागू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य 2022 तक 50 करोड़ लोगों को कौशल विकास की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। और नई सरकार द्वारा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए स्किल इंडिया कार्यक्रम को लागू किया गया है। योजना आयोग के अनुसार समावेशी विकास तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब समाज में एक सीमा तक सशक्तिकरण विद्यमान हो। यानी समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए वंचित वर्ग, सीमांत वर्ग और हास्याकृत वर्गों का सशक्तिकरण आवश्यक है। यानी कि योजना आयोग क्या बोलता है कि समावेशी विकास तभी पॉसिबल है जब वंचित वर्ग या फिर सीमांत वर्ग और हास्याकृत वर्ग को हम लोग स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे, तथा इस संदर्भ में सरकार द्वारा कई आवश्यक कदम उठाए गए हैं। तो जैसा कि हम लोग का क्वेश्चन था कि समावेशी विकास से क्या अभिप्राय है, तो समावेशी विकास का हम लोग अभिप्राय यानी कि डेफिनेशन क्या है उसको देख लिए, इसका संकल्पना क्या था, इसके पीछे इसके उदय होने के पीछे का उद्देश्य क्या था वो देख लिए, प्लस उनकी स्थिति को सुधार करने के लिए जो सरकार की नीतियाँ थी वो दो प्रकार की नीति थी, एक अल्पकालिक नीति और एक दीर्घकालिक नीति। लेकिन अल्पकालिक नीति में समस्या क्या आ गया कि लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बना पाए। तो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यानी कि जो भी सीमांत वर्ग के लोग थे या फिर हास्याकृत वर्ग के लोग थे, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग को दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता पड़ी। तो उसके लिए हम लोग दीर्घकालिक योजना भी बनाए। लेकिन वर्तमान समय में समावेशी विकास में सबसे अधिक महत्व दिया गया है स्किल डेवलपमेंट को, कौशल विकास को अधिक महत्व दिया गया है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो चैप्टर 5 जो था इसमें टोटल हम लोग का 4 क्वेश्चन पढ़ना है, जिसमें से एक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब बचता 3 क्वेश्चन, तो ये तीनों क्वेश्चन हम लोग का अगला वीडियो में मिल जाएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।